वेलकम टू STPRC डिजिटल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से कनाडा के किसी किस्म का भी वीज़ा अप्लाई किया जाए और ख़ुद किया जाए। और आपको ये बात हम बता चुके हैं कि कनाडा के तकरीबन 99% जो भी वीज़े हैं उनके सब के सब ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना पेपर के मुकाबले में बहुत आसान है और कम खर्च है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। और इसमें अफसोस की बात यह है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि पढ़े लिखे बस इंटर वाले भी से ऊपर भी हैं अगर, तो वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और MSc और MS और PhD और सारे स्पेशल एजुकेटर और सारे लोग जो है एक जाहिल से आदमी से जाके मैट्रिक पास आदमी से फॉर्म भरवा के उसको 2 लाख रुपए देने में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए या अपने मिडिल क्लास के लोगों के लिए हमने सोचा कि हम इस चीज़ को लोगों में आम करेंगे, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर जो खास बात यह है कि हम जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है, canada.ca या CIC टाइप कर लें या IRCC टाइप कर लें, तो हम सिर्फ उन साइटों से जो गवर्नमेंट की हैं, ऑथेंटिक साइटों से, गवर्नमेंट की साइटों से हम आपको बिल्कुल इंटरेक्टिवली बताते हैं कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई धोखे से गलती हो जाए या जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन छुपा ली जाए, ये बात भी इसमें नहीं हो रही। जब आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप उसमें आपको एक खास एंगल से, क्योंकि सारे कमर्शियल होते हैं 99%, तो एक खास एंगल से चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको लगता है कि वो बताते तो ऐसे ही हैं कि आप बड़ा आसान है कर लें, लेकिन कोई ये बताता है नहीं कि करना क्या है। तो हमने इसमें आप देखेंगे जो भी वीडियो हम आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं कि करना क्या है और कैसे करना है और कहाँ से बता रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की अपनी वेबसाइट से बता रहे हैं। अब आपको जो नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लिखा हुआ है। आप एड्रेस पे जाके ये देखें ना, एड्रेस खुद टाइप कर लें ये, और जाके इस पे साइट पे चले जाएं। और मेरी जो ये लेक्चर हैं इनको आप समझे कि कोई टीचर लेक्चर दे रहा है क्लासरूम में, उससे आपकी एक फाउंडेशन बन रही है। आप एप्लीकेशन को खुद ही जो है वो जमा करें, खुद ही फाइल करें, खुद ही सबमिट करें, जो भी आप अंग्रेजी उर्दू में कहें। तो आप देखें ये इस साइट से मेन साइट ये, उसके बाद सेलेक्ट हुआ ये एक इमिग्रेशन एंड सिटीजन, और उसके बाद ये माई एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है फाइंड एन IRCC एप्लीकेशन पैकेज और फॉर्म। तो अगर आप ये भी टाइप कर देंगे ना कि IRCC एप्लीकेशन एंड पैकेज फॉर्म अपने गूगल सर्च में, तो आप यहीं पर फौरन पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। आपको इतना कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं अख्तियार करना है। मैंने सीधा सीधा लिख दिया गाइड या एप्लीकेशन पैकेज या कुछ भी मिलता जुलता, तो ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये गाइड है अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा। इसका दूसरा नाम जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा भी होता है, यानी TRV। तो जब TRV देखें तो आप समझ जाएं कि ये विजिटर वीज़े की ही बात हो रही है। आगे चलते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको आगे चलते हैं हम जल्दी से। देखिए खास तौर पे ये पढ़ लें, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट है। ये इसलिए ये लोग लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गलती है, बल्कि अगर इसमें कोई देखें डिस्क्रिपेंसी हो बिटवीन लैंग्वेज एंड दिस डॉक्यूमेंट, तो जो भी लीगल जो टेक्स्ट होगा लेजिस्लेशन का वो प्रिवेल करेगा, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये पब्लिक के लिए दूसरा है। आप देखते नहीं है कोई मकान खरीदते हैं तो आप भी लिख सकते हैं ना कि मैं ये मकान आपको बेच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ ये मैं खरीद रहा हूँ, इतनी प्राइस है, तो क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि एक फिर उसकी जो लीगल बहुत सी टर्म है, कोई गड़बड़ हो गई तो फिर मसला होगा, तो फिर आप जाके एक पूरा सेल डीड बनवाते हैं, और उसकी अंग्रेजी जरा देखें तो कुछ समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो ये वाली बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन और अलग है। कोई बहस कर सकता है कि यार मैं आपको मकान बेच रहा हूँ, ये मैं कागज दे रहा हूँ और आप रसीद दे दीजिए मुझे पैसों की, और मैं आपको कोई कागज लिख के दे रहा हूँ कि ये आपका मकान हुआ, तो नहीं चलेगा ना कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वो वाली बात है। एप्लीकेशन पैकेज जो होता है उसके अंदर ये है कि इंस्ट्रक्शन गाइड है और फॉर्म है इस पूरी गाइड में। ये गाइड बहुत
लंबी चौड़ी होती है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी की पूरी। गाइड को मैं तो बहुत दफ़ा मैंने गाइड को पूरी डाउनलोड करके पढ़ा, और जब बहुत पुरानी बात हो गई तो पढ़ता रहता हूँ उनको अपडेट के लिए। अब इंस्ट्रक्शन गाइड के बाद अब आते हैं, इसमें सिंबल होते हैं। देखिए अगर ये सिंबल लाल वाला बना है तो यू मस्ट डू टू हैव योर एप्लीकेशन प्रोसेस्ड, आपको ये काम जरूर करना है जिसके आगे ये बना है। फिर ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट करें कि इंफॉर्मेशन है, वरना कोई मसला सही तरह फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और अगर ये जो क्वेश्चन मार्क है कहीं पर लगाए तो कोई मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसका तस्करा वहाँ पर होगा कि कहाँ से ये करें। अच्छा, बिफोर यू अप्लाई की हेडिंग आ गई। हु मे यूज दिस एप्लीकेशन गाइड। यूज दिस एप्लीकेशन गाइड इफ यू विश टू अप्लाई फॉर ए TRV, यानी कि विजिटर वीज़ा। तो आप उस गाइड को इस्तेमाल करें। देखिए हालांकि शुरू में लिखा था कि गाइड है TRV के लिए, विजिटर वीज़ा के लिए, लेकिन फिर वो बता रहा है कि आप इसको, वो लोग इसको ज़रूर पढ़ें, गौर से पढ़ें। और ये देखें, ये नोट में यहाँ पर ये आ गया कि फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम। यहाँ पे हम नहीं जा रहे, कि बाद में करेंगे। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान से जो है ना विजिटर वीज़ा, वो तकरीबन 2 वीक में, सॉरी 2 मंथ में, यानी 8 वीक में आ जाता है, आफ्टर यू गिव योर बायोमेट्रिक। जब बायोमेट्रिक आप दे चुकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट वो वहाँ से आ जाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी डॉक्यूमेंट की, तो फिर वो आप वहाँ से उस वक़्त से 8 वीक या 2 महीने कह सकते हैं मैक्सिमम लगते हैं कि आपका उसमें आपको ईमेल आ जाती है स्टेटस में कि आपका वीज़ा जो है वो हमने प्रोसेस की डिसीजन ले लिया है और अपना पासपोर्ट भेजें। ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं कि हमने अप्रूव कर दिया है तो आप ये कर दें वो कर दें, ऐसा कुछ नहीं लिखते। वो ऐसा होता है कि बिल्कुल लीगल टर्म होती है कि हमने डिसीजन ले लिया है और आप जो है अपना पासपोर्ट भेजिए। 2 ईमेल आते हैं आखिरी आखिरी। तो वो उस प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे, वो मैं बताता रहता हूँ, किसी के जहन में सवाल आ रहा हो तो वहीं के वहीं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यार हुआ क्या। अच्छा, विजिटर है कौन? देखो, विजिटर आर पर्सन हु आर नॉट कैनेडियन सिटीजन, आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा एंड आर लीगली अथराइज टू एंटर कनाडा टू विजिट ऑन हॉलीडे, वेकेशन पे, फैमिली को विजिट करना है या कोई बिजनेस को करना है। तो ये जो है ना, विजिटर की जो लेंथ ऑफ स्टे है रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये अब यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, आगे जैसे जैसे आएगी ना वो मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता रहा। आगे चलते हैं, बताने वाला था लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी अब हम इसी तरतीब से चलते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये बिजनेस करने की में कहाँ से ये विजिटर वीज़ा आ गया। तो देखिए आएगा। अमेरिका में भी आपको पता है B1 B2 एक ही वीज़ा होता है। एक का मतलब होता है बिजनेस, एक दूसरे का मतलब होता है वेकेशनिंग या हॉलीडेज, और वो कंबाइंड वीज़ा देते हैं। आपने, बहुत आम बात है, B1 B2 वीज़ा सुनने में आता है। अच्छा, अब ये आपको असेस करना है कि आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए विजिटिंग वीज़ा। ये इसमें भी हम नहीं जाएंगे। ये इसलिए है कि देखिए बहुत से ममालिक के आपस में एग्रीमेंट हैं और उनको जो है वीज़ा चाहिए ही नहीं होता विजिट के लिए। तो वो बस पासपोर्ट दिखाएं, एंटर करें। और मैं अपना तजुर्बा बताऊं कि मैं खुद भी जब फर्स्ट टाइम कनाडा गया और मेरे एक दोस्त भी साथ थे, तो हम लोग जो थे बफलो से पीस ब्रिज पे पैदल जा करके कनाडा में एंटर हो गए। पासपोर्ट यहाँ भी देखा गया, वहाँ भी देखा गया, कोई स्टैम्प तक नहीं है, कोई स्टैम्प तक नहीं है उस विजिटर के। मैंने कोई कनाडा विजिट किया, वो एफिल टावर, वो जो है CN टावर भी नहीं बना था, 75 की बात है। और उधर जा करके हमने पूरा दिन गुजारा, एक दिन और गुजारा, और फिर वापस पैदल आ गए और बस पकड़ के ग्रे हॉन्ड की दोबारा न्यूयॉर्क आ गए। फिलाडेल्फिया आना था, फिलाडेल्फिया आ गए, फिर ओकलाहोमा सिटी चले गए। तो ये जो है ना, ये एग्रीमेंट होता है। जर्मनी जब हम गए 80 से भी पहले, तो आप यकीन करें कि 80 तक में भी कोई भी ना स्टैंप लगी है जर्मनी की और ना कुछ उस पे, मेरे उस पे लिखा हुआ है हमारे उस पे कि यार हम कब आए और कब जर्मनी से गए। कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई स्टैंप ही नहीं लगती थी। कनाडा की भी कोई स्टैंप ही नहीं लगती थी, ना कोई वीज़ा लेना होता था, बस एंटर हो गए थे। तो ये चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो गई हैं, इसलिए ये चीज़ हमसे अब ताल्लुक नहीं है। हमें तो वीज़ा क्या चाहिए, बल्कि हमें तो बहुत ही सख्ती से ही जांचा जाता है हर जगह। हमारी ये हालात हो गए हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ जो है ये मस्ट है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट यू मस्ट मीट। मस्ट का लफ्ज़ याद रखें, मस्ट मीट। असल में ये क्यों बताते हैं, ये बताते हैं इसलिए कि देखिए ये आपकी फलाह के लिए बताते हैं हमारी। क्योंकि हम क्या है कि हम बस हमने कहा यार हमें वीज़ा लेना है,
अब आपने सब कागज वागज जमा किए, अप्लाई कर दिए, पता कुछ नहीं, फीस जमा कर दी, तो यार $100 भी कोई छोटी चीज तो नहीं होती ना। 100 से ज्यादा ही लगता है, 85 तो बायोमेट्रिक का लग जाता है डॉलर, कैनेडियन डॉलर। और 100 वो 185 डॉलर का खर्चा हो जाता है। अगर आप 4 आदमी फैमिली के हैं तो हिसाब लगा लें, तकरीबन $200 से लगा लें, $800। तो यार ये $1,000 कैनेडियन के 2 लाख से ऊपर है। तो अब आप देखेंगे, यू मस्ट सेटिस्फाई दैट यू विल लीव कैनेडा, है ना। आपको अपने टाइज अपने मुल्क में जाहिर करने हैं कि प्रॉपर्टी है आपके पास, आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी अच्छी खासी है। आपकी नौकरी ऐसी है कि जो कि उनकी समझ में यह आए कि ये नौकरी नहीं छोड़ेगा। इस जॉब को नहीं छोड़ेगा। जैसे किसी के पास जॉब है बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बैंक्स में, पीआईए में, और बिजली कंपनियों में, आईपीपीज में, या गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको पता होता है कि ये नहीं, आसानी से नहीं जॉब को छोड़ेंगे, इनकी जॉब बहुत अच्छी है। वो सब मालूमात उनके पास होती होती है। फिर आपको ये भी साबित करना होता है और आपको तैयारी करना होता है। मतलब ये आपको ये बता रहे हैं कि यार ये सब चीज़ों में अलर्ट रहो, कि आपको वहाँ काम नहीं करना है और पढ़ना भी नहीं है अगर आप विजिटर वीजे पे जाओ, अनलेस अदरवाइज टू डू सो। ये और बात है कि वहां पर आपको कोई जाके परमिशन ले, कुछ हो, आपको वहाँ स्टेटस चेंज हो, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में आपको सेटिस्फाई करना है। वीज़ा ऑफिसर जो आपको, इंटरव्यू तब होता नहीं है, अगर इंटरव्यू हो रहा हो तो इसका मकसद ये आप कागज़ से ही सेटिस्फेक्शन होता है कि आप अपने मुल्क वापस ज़रूर जाएंगे, आप वहाँ नहीं रुकेंगे अनलॉफुली, आप वहाँ काम नहीं करेंगे, आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे। और लॉ अबाइडिंग का ये तो पुलिस का सर्टिफिकेट मंगाते हैं, लेकिन ये आमतौर पे विजिटर वीजे में नहीं ले रहे। और ये देखें, ये तो खैर बातें हैं ही हैं। और प्रोवाइड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द ऑफिसर टू एस्टिब योर एडमिसिबिलिटी एंड बी इन गुड फेथ कंप्लीट अ मेडिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड। अब देखें, ये विजिटर वीज़ा जो होता है ना, अगर आप उसमें लिखते हैं कि मुझे 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं करना है, तो आमतौर पे उसमें मेडिकल नहीं होता है आमतौर पे। लेकिन वो मांग सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप अपना एग्जामिनेशन कराएं। हर चीज़ में इफ़ होता है। आप ये बिल्कुल, कोई आपको अगर यूट्यूब पे चैनल है वो कह रहे हैं नहीं होता, तो वो नहीं होता, तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ नहीं होता। वो तो ये कह रहे हैं विजिटर वीज़े के लिए, बी इन गुड हेल्थ, कंप्लीट है मेडिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, ये कह रहे हैं ना। कैनेडियन गवर्नमेंट खुद कह रही है ना। तो वो आप यूट्यूब चैनलों पे मत जाएं जो ये कह रहे हैं कि नो भी, नो मेडिकल, नो फलाना, नो ये, नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के लिए रेडी रहें, गुड हेल्थ में रहें, कोई चीज़ छुपाए नहीं। अगर आप पहले कभी आपके पीआर रहा है स्टेटस, ये जो यहाँ से ये है, कभी पीआर स्टेटस रहा है, तो फिर विजिटर वीज़ा जो है वो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या पीआर आपका रिन्यू हो सकता है। वो 90 डेज में रिन्यू हो सकता है अगर आप एक्सपायर हो गया और आप मुल्क से बाहर हैं, कनाडा से बाहर हैं, और उसके कुछ कंडीशंस हैं। वो नहीं हो सकता तो आपको पहले इसको छोड़ना होगा, जिसको कहते हैं रिनंसिएशन। वो छोड़ेंगे आप, तो छोड़ने के बाद अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यार जब ये पीआर छोड़ रहे हैं, तो भाई ये क्यों यहाँ पर विजिटर वीज़े पे रहेंगे, पीआर पे क्यों नहीं रहेंगे। तो कोई आदमी पीआर छोड़ रहा है, परमानेंट रेजिडेंसी छोड़ रहा है, तो फिर उनको फौरी तौर पे वीज़ा दूसरा मिल जाता है। अब देखते नहीं, बहुत से लोगों का आता है कि उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी यूएसए की, कनाडा की, यहाँ इलेक्शन की लड़ने के लिए, और फिर वो देख के थोड़े दिनों में आपको नजर आता है उसी मुल्क में चले गए। तो फिर वो क्या होता है, वो होता ये है कि वो उनके पास ये है कि यार ये इसने तो सिटीजनशिप छोड़ी, पीआर छोड़ी, मुल्क चला गया, तो ये आदमी कोई अनलॉफुली यहाँ नहीं आएगा, उसको विजिटर वीज़ा देते हैं। उनको पता है कि यार ये तो एलिजिबल है अभी भी, इसको क्यों नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत से केस आपके सामने हैं। तो कोई वॉलेंटरली रिनेंसिएशन, ये देखें ये। तो इस पे ये कभी और बात करेंगे, अभी नहीं जा रहे। अब एंट्री टू कनाडा इज ए प्रिविलेज, ये देख लें क्या लिखा है, इज ए प्रिविलेज, ये नॉट ए राइट, ये इसको समझ जाएं इसकी उर्दू। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि आपको कोई, यानी आपको कोई एक सहूलत, या आपको कोई एक, जैसे ना प्रिविलेज आपके, आपको गाड़ी मिलती है, लेकिन आपका राइट नहीं होता कि नौकरी में वो आपको गाड़ी जरूर देगा। लिख देते हैं कि आपके प्रिविलेजेस हैं, आपको बोनस मिलेगा, आपको कोई और चीज़ देंगे, टेलीफोन का भी खर्चा दे देंगे, मोबाइल फ़ोन देंगे। वो कहेंगे ये प्रिविलेजेस हैं आपके, जो आपके राइट नहीं है। राइट आपके अलग हैं, वो आपको जो सैलरी लिख के दे रहे हैं लीगल,
वो आपका राइट हो सकता है। तो इसी तरह ये देखें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर जो भी आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं और वो कह रहे हैं कि बस ये आपको मिल गया और ये हो गया वो हो गया, तो वो जो है वो सच होंगे, हुआ करें, लेकिन आप उन बातों में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, आसान नहीं है। बिल्कुल सच्चा सच्चे सारे डॉक्यूमेंट भरें और बिल्कुल उनको सेटिस्फाई करें पेपर वाइज, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ये कोई ऐसा भी नहीं होता कि बायस्ड कोई भी डिसीजन नहीं होता कि बस वो नहीं दे रहा है, आपको बताते हैं क्यों नहीं दे रहा। अब फैमिली मेंबर किसको कहते हैं, ये आ गया स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड एनी चाइल्ड दैट आर देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एंड एनी चिल्ड्रन दैट आर देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, समझ रहे हो, एनी चिल्ड्रन दैट आर देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये सारे यानी कि उसके अंदर आ गए। अब स्पाउस तो आपको पता ही है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इसके अंदर ये इन्होंने बता दिया है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैरिज लीगली रिकग्नाइज्ड इन द कंट्री विच इट टुक प्लेस एज वेल एज इन कनाडा। कनाडा में भी और वो उस मुल्क में, हमारे जैसे पाकिस्तान है, तो हमारे यहाँ जो भी मैरिज का तरीक़ाकार हो, जो भी चीज़ें बनती हो ना, वो सब मांगते हैं। वो आपसे मैरिज सर्टिफिकेट नादरा का मांगते हैं। वो आपको फैमिली को इस्टेब्लिश करने को फारसी फैमिली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फारसी यहाँ मिलता है, वो मांगते हैं पूरा। पहले नहीं मांगा करते थे, 10-15 साल पहले, बल्कि 5-7 साल पहले भी नहीं मांगते थे। अब यहाँ का एनआईसी भी मांगा जाता है, यहाँ का आपका इंग्लिश ट्रांसलेटेड, वो तो हमेशा मांगते थे, लेकिन ये फारसी नहीं मांगते थे। अब ये फारसी भी मानते हैं, मांगते हैं। कॉमन लॉ पार्टनर जो है ये हमारा पाकिस्तान के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर कोई आदमी इसमें अप्लाई करेगा कि वो किसी के साथ बगैर शादी के रह रहा है, तो वो तो वैसे ही काबिल जुर्म हो जाएगा कंट्री में भी। और वो लोग भी समझते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये मुस्लिम वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं होती, तो इसको छोड़ दें। अब ये कि डिपेंडेंट चाइल्ड क्या है, वी असेस योर चाइल्ड एजिबिलिटी एज ए डिपेंडेंट बेस्ड ऑन हाउ ओल्ड दे वर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम कॉल्ड द लॉक इन डेट। वो डेट उसकी स्टेब्लिश करते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो आप खुद देते हैं, डेट वो करते हैं। अब ये लॉक इन डेट क्या होती है, लॉक इन डेट ये होती है कि जब आपकी एप्लीकेशन फुल्ली कंप्लीट हो गई और उन्होंने कहा कि अब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, इन ऑल रेस्पेक्ट प्रोसेसिंग में चली जाती है, वो डेट पे लॉक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एज है 20 ईयर से लेस होनी चाहिए मिसाल के तौर पे, तो अगर आपका बच्चा जो है वो आपने अप्लाई किया उस वक्त था वो 20 साल 6 माह, तो वो आप केस तो अप्लाई हो गया। अब जो प्रोसेसिंग में बायोमेट्रिक होके सब चला गया, तो ये डेट जो थी ना उसकी, यानी 20 साल 6 महीने की उम्र लॉक हो गई। अब अगर समझो, अगर आपको उस वीज़े में 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, डिफरेंट वीज़े में, विजिटर वीज़े के अलावा इस सब पे अप्लीकेबल है, 3 साल लगे, तो ये लॉक इन डेट का मतलब ये है कि डेट और एज उसकी लॉक हो गई बच्चे की। और अगर आपको इसकी डेट निकल गई, आप बच्चा बड़ा हो गया, 23 साल का भी हो गया, तो उस वक्त चूंकि वो 20 साल 6 महीने का था, तो वो फिर कनाडा जा सकेगा। और हर मुल्क का तकरीबन यही रूल है कि लॉक इन होती है। वरना आप सोचें कि किस तरह होगा कि एक आदमी ने अप्लाई किया और किसी भी वजह से कोविड हो गया, 3 साल तक डिले हो गया मैटर, तो क्या मतलब हुआ कि उसके सारे बच्चे जो है इससे बाहर हो गए एप्लीकेशन से? नहीं, वो वही डेट काउंट होगी जिस तरह जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फुल्ली कंप्लीट हो गई। इसके अंदर मैं इसके अभी नहीं जा रहा हूँ, पहले हम इसको कंप्लीट करें। अब ये दे आर अंडर 22 एंड दे डोंट हैव अ स्पाउस और अ कॉमन लॉ। अब डिपेंडेंट चाइल्ड उसको कहेंगे शादी ना हुई हो, ठीक है, अनमैरिड हो, और उसकी एज जो है 22 साल से कम हो। मैंने मिसाल दे दी कि अगर 21 साल 8 महीना है और एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस में जाके कंप्लीट हो के आ गई, आपको हो गया कि एप्लीकेशन प्रोसेस में है, योर एप्लीकेशन कंप्लीट है, तो फिर बच्चा 22 साल का नहीं माना जाएगा, वही 21 साल 10 महीने का रहेगा, चाहे 2 साल और लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। ठीक है ना। अगर आपकी दोनों कंडीशन ऊपर की हो, अगर 20 ईयर से बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर children 22 years old or older qualify as dependent if they meet both of these requirement। ठीक है, they have dependent on their parent for financial support since before the age of 22 and they are unable to financially support themselves। अब देखें, ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ना कोई बता रहा है ना कर रहा है, इसको मैं अलग से भी कवर करूंगा। देखें, जो लोग समझते हैं कि उनका बच्चा बहुत सिक है
और वो कहते हैं कि स्पेशल बच्चा है, और वो सपोर्ट सिर्फ पेरेंट के जिम्मे है, और पेरेंट एलिजिबल हैं, और बच्चे भी एलिजिबल हैं, और ये बच्चा जो स्पेशल वाला है ये 22 साल से बड़ा भी हो गया है, और ये आप प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये तो फिजिकली और मेंटली इसकी ये कंडीशन नहीं है, देखो लिखा हुआ है मेंटल फिजिकल, ये देखो। तो ये जो 22 साल से ऊपर वाला है, ये अगर मेंटल और फिजिकल इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एज, डिपेंडेंट मस्ट कंटिन्यू टू मीट दिस रिक्वायरमेंट अंटिल वी फिनिश प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। तो ये देखें कि ये कितनी अच्छी ये बात है कि मत डरें कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा है तो आप उसकी छुपाएं, छुपाएंगे तो नहीं मिलेगा ना, आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये जो है कि ये श्योर के इफ योर चाइल्ड इज डिपेंडेंट, ये मैं अलग से करूँगा। डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ ए डिपेंडेंट चाइल्ड, तो डिपेंडेंट चाइल्ड, आपका चाइल्ड डिपेंडेंट है और उसका, आपके बच्चे का कोई बच्चा स्पेशल है, ठीक है ना, तो वो भी कंसीडर होगा। अब डू आई अप्लाई do I have to apply separately for family members? Family member must complete their own application form. However, you may submit your application together online or at a visa center and use one payment receipt for the total amount. तो हर का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, मतलब ये है इसका। और हमारे यहाँ अब तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके जमा नहीं कर सकते, पाकिस्तान में ऑनलाइन करना है। हाँ, ये है कि फीस इकट्ठा जमा कर सकते हैं आप, मतलब आपके एक आपकी वाइफ हैं या एक हस्बैंड हैं, और आप, और जो है वो आप, दो बच्चे हैं, तो आप ये चारों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे, और बेशक एक ही ऑनलाइन करके उसी में ऐड ऑन करके सारे फॉर्म भर देंगे, फीस इकट्ठा जमा कर देंगे, इकट्ठा जमा हो जाएगी, ऑनलाइन ही जमा होगी, फीस भी ऑनलाइन होगी। देखो ये जो है कि मेडिकल चाहिए, तो आम तौर पे देखिए लिखा है यूजुअली, आम तौर पे मेडिकल नहीं चाहिए होता अगर आप 6 महीने से कम रहे हैं। तो जब आप फॉर्म भरें, ख्याल रखें विजिटर वीजे पे जा रहे हैं तो वैसे भी 6 महीने ज़्यादा नहीं रह सकते, तो आप वहाँ पर 3 या 4 महीने का इंटेंशन रखें और उतने ही में वापस भी आ जाएं, 5 महीने में वापस आ जाएं। तो आमतौर पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आमतौर पे। ये नहीं लिखा कि यू विल नॉट, विल नहीं लिखा, यू शैल, यू विल नहीं लिखा। अगर आपको पढ़ने जाना है तो फिर आपके लिए फिर दूसरी कंडीशन है, वो 6 मंथ से ज़्यादा वाली, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। मेडिकल को बाद में हम देखेंगे, अभी इसमें नहीं देख रहे। हाँ, बायोमेट्रिक आपको देना पड़ेगा, अगर आपने पिछले 10 साल में दिया हुआ है तो फिर वही चलेगा, और अगर नहीं तो फिर आपको जो आपका उसी, जब वो अप्रूवल होगी, एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं, सबमिट हो जाएगी कम्प्लीटली, तो वो आपको वहीं से ईमेल भेज देते हैं। और वो उसके अंदर अब तो डेट भी आ जाती है कि इस डेट को कितने बजे जाके आप बीएसएफ ग्लोबल में, जो वहाँ पर ऑफिस है इनका बहरिया में, गिजरी में, तो वहाँ पे जा करके आप अपने वो कागज़ दिखा के प्रिंट करके लेके जाएं, और वहाँ पर जा करके आप डिजिग्नेटेड लोकेशन जो है, तो कराची में और इस्लामाबाद में और लाहौर में, ये सिर्फ, तो काफ़ी रश होता है, टाइम बुक करे बगैर नहीं जाएं, वो बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते, आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे। ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है 10 साल वाला, तो 10 साल में अगर आपका वैलिड है तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ये देखिए पढ़ लें इसको, 10 ईयर एक्सपायर होता है 10 साल में। ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिस्टम है कि आपको 10 साल में बायोमेट्रिक कराना होता है। ठीक है। If you submit your application online, you can give biometric after you pay or submit your application biometric fee and get a biometric instruction letter that will direct you to a list of ऑफिशियल। तो आप पैसे जमा करेंगे, जब बायोमेट्रिक के पैसे जमा करेंगे तो ऑफिशियली आपको लिस्ट आ जाएगी। ये सब काम ऑनलाइन हो रहा है, ये सब काम ऑनलाइन का मतलब ये है कि ये ईमेल के थ्रू हो रहा है। आप बिल्कुल नहीं जाएं वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कराने, नहीं होगा, नहीं मिलेगा, अंदर भी नहीं जाने देंगे आपको। लाजिम है कि आप ऑनलाइन जाके वीएसएफ ग्लोबल की साइट पे लें, और अब तो वो डेट और लोकेशन साथ ही आ जाती है। लोकेशन तो खैर वो आपको पता ही है, आप कराची में तो कराची ये आपको सेलेक्ट करनी होती है वैसे, क्या ना स्टडी ये तो नहीं पढ़ सकते। अब ये यहाँ से शुरू होता है इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा। तो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को जो है आप बुला भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं
बुला सक पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको भी आप विजिटर वीज़ा दिला सकते हैं, जिसको सुपर वीज़ा कहते हैं। ये भी मल्टीपल होता है, उसके ऊपर हम अलग से यहाँ से शुरू करेंगे। ये विजिटर वीज़े की सीरीज़ जो है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों का, और उम्मीद है कि आप इसको आप इसकी वजह से क्या होगा कि आप बहुत ही खुद एप्लीकेशन जमा कर पाएंगे, या कम से कम आप जो है आप निगोशिएट अच्छी तरह कर पाएंगे, आपसे कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेगा। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात